अब बात करेंगे 8th पे कमीशन की। इस पर चर्चा तो काफ़ी टाइम से हो रही है, लेकिन मामला थोड़ा स्लो प्रोसेस में हो रहा है। अब इसमें ताज़ा अनुमान एम्बिट कैपिटल की ओर से सामने आ रहा है। इनका मानना है कि 8th पे कमीशन फाइनेंशियल ईयर 2027 में इम्प्लीमेंट हो सकता है और उसमें गवर्नमेंट सैलरीज और पेंशन्स में एक अच्छा हाइक देने की तैयारी कर रही है। तो क्या एम्बिट कैपिटल का अनुमान हाइक को लेकर जो है वो क्या है, उसको थोड़ा समझेंगे। साथ ही किन सेक्टर्स को इससे ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद एम्बिट कैपिटल को लग रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस खबर को भी विस्तार से सर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सर, एम्बिट कैपिटल का इसमें जिक्र है, इनकी तरफ से ये चीज़ सामने आई है कि 8th पे कमीशन पर क्या कुछ इनका अनुमान है, इनका मानना है, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। नहीं, 2-3 बड़ी चीज़ें जो ब्रोकरेज हाउस है उसने बताई हैं अपनी 8th पे कमीशन को लेके। एक तो 8th पे कमीशन का इंतज़ार देखिए, देश के करोड़ों जो पेंशनर्स और कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो लंबे वक्त से कर रहे हैं। सरकार ने जनवरी में ऐलान किया था, अभी तक उसमें ना आयोग का गठन हुआ है और ना ही उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए गए हैं कि किस तरह से काम करेंगे, क्या चीज़ें होंगी। तो अब इस पे जो एक रिपोर्ट आई है एम्बिट कैपिटल की, उसमें 2-3 मोटी तौर पर चीज़ें कही गई हैं। पहली चीज़ ये कही गई कि जो ये आपका 8th पे कमीशन है, इसकी सिफारिशें दरअसल FY27 में लागू हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अप्रैल 2026 से लेके और मार्च 2027 के बीच में इसको लागू किया जा सकता है, ये हो जाएगा लागू जी। एक तो बड़ी बात ये है। दूसरी बड़ी बात जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं, उनके लिए सबसे खास तौर पर महत्वपूर्ण है, वो ये कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो सैलरीज हैं और जो पेंशन है उसमें 30 से 40% का इजाफा इस 8th पे कमीशन के जरिए हो सकता है। सरकार इतना बड़ा इजाफा कर सकती है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। 30-40% के इजाफे की बात इसमें कही गई है जी। तीसरी जो बड़ी बात है वो ये कही गई कि इससे पूरे देश में एक कंजम्पशन का बूस्ट मिलेगा और कंजम्पशन का बूस्ट आएगा यानी खपत बढ़ेगी। लोगों की जेब में जब ज़्यादा पैसा पहुंचेगा, भले सरकारी कर्मचारियों की जेब में पहुंचेगा, तो वो फिर पूरा का पूरा पैसा सिस्टम में वापस आएगा और उसके जरिए एक खपत बढ़ेगी। कंपनियों की जो कमाई है वो भी बढ़ेगी और उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। अब इसमें फ़ायदा किन किन सेक्टरों को होगा ये भी इसमें कहा गया है जी। पैसेंजर व्हीकल्स हो गए, आपका FMCG हो गया, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, BFSI हो गया, और आपका QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हो गए। तो जहाँ पे लोग खर्च करते हैं मोटे तौर पर, उन सभी सेक्टरों को, खपत वाले सभी सेक्टरों को इससे फ़ायदा होने की उम्मीद जताई गई है। रोहित सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि करीब 30 to 34 और 40% तक का हाइक दिया जा सकता है। ये खुशखबरी तो है, जिनको मिलेगा उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, सरकार मैनेज कैसे करेगी? इतना सारा फंड लाएगी कहाँ से? ये बेसिकली फिजिकल स्पेस तैयार कहाँ से होगा? पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, सरकार के लिए वैसे तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो कहा गया रिपोर्ट में लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बर्डन पड़ने की बात है। अब इस पैसे को जुटाएगी कहाँ से गवर्नमेंट? तो एक जो तरीका बताया गया है वो ये हो सकता है कि सरकार केपेक्स पे पैसा कम खर्च करे, वहाँ से सरकार इस पैसे को जुटाए। दूसरा ये बताया गया कि हो सकता है GST रेशनलाइजेशन का सहारा ले। GST में सामानों का जो रीजिग है, जिसको सरकार करने का प्लान भी कर रही है, हो सकता है इस महीने के आखिर तक एक बैठक हो जिसमें कि GST के जो रेट्स हैं उसको लेके बदलाव हों, राहत मिलने की भी बात है। और हो सकता है बहुत सारे आइटम ज़्यादा टैक्स वाली कैटेगरी में डाल दी जाए, खासतौर पर ऐसे जो कि लग्जरी गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनको माना जाता है। और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों को हो सकता है 5% के कैटेगरी में सरकार ले आए या 12% की कैटेगरी में ला दे। कोई एक स्लैब सरकार ख़त्म भी कर सकती है या बीच का स्लैब भी लगा सकते हैं। बहुत सारे इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी GST की जब बैठक होगी GST काउंसिल की, उसमें पता चलेंगे। क्या 15% का एक टैक्स स्लैब आएगा, 18% का खत्म हो जाएगा, या 12% का खत्म होकर 15% का टैक्स स्लैब हो जाएगा, या
12% का टैक्स स्लैब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, 5% के टैक्स स्लैब और 18% के टैक्स स्लैब में ही सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो ऐसे तमाम तरीके की जो खबरें हैं वो सारी चीज़ें आ रही हैं। जब वास्तविकता में बैठक होगी उसमें चीज़ें तय होंगी तब इस बात का अंदाज़ा लगेगा। लेकिन अगर हम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे रेट रेशनलाइजेशन के जरिए हो सकता है सरकार अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करे, जो 1,85,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकार को अभी जो हमने देखा था जून का जो डेटा आया था उस हिसाब से वहाँ पे सरकार को मिले हैं। और लगातार 1,85,000 करोड़ 87,000 करोड़ इस तरह के डेटा जीएसटी कलेक्शन के मंथ ऑन मंथ आ रहे हैं। तो सरकार के पास विकल्प दरअसल बहुत ज़्यादा नहीं, सीमित विकल्प है, लेकिन उन विकल्पों के जरिए सरकार इस हाइक को दे सकती है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को। जी सर, एक सवाल और, अभी पेंशनर का जिक्र भी है इसमें, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। हाल में FY26 के अंदर यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी आई है और उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। क्या बदलाव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये चीज़ लागू होगी FY27 के अंतराल के अंदर बीच में कभी भी, तो क्या उसका इम्पैक्ट जो पीछे हो चुका है उसमें भी ये ऐड ऑन हो जाएगा या कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए यूपीएस को लेके तो बड़ी अभी संशय और भ्रम की स्थिति है। वजह उसकी ये है कि सरकार ने इसी साल जनवरी में यूपीएस का ऐलान किया था, बजट से बाहर ऐलान किया था, दिल्ली में चुनाव थे उस वक्त ऐलान किया था सरकार ने जनवरी में। और आप समझिए कि पहले 30 जून इसकी डेडलाइन थी ऑप्ट करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। वहाँ तक लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में किया नहीं, 27 लाख लगभग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं, एनपीएस के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको शिफ्ट करना चाहती है सरकार यूपीएस में जी। लेकिन जो आंकड़े हैं जितना मुझे याद है 30,000 के लगभग लोगों ने अभी तक एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट किया है। इसी मजबूरी में सरकार ने इसकी अब डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी, तो सरकार को उसके तीन महीने बढ़ाने पड़े। तो अभी तक जो यूपीएस का रिस्पॉन्स है वो बहुत ठंडा है। और आज भी जो भारत बंद की हड़ताल हुई उसमें भी एक मांग ये है कि साहब ना हमको यूपीएस चाहिए ना हमको एनपीएस चाहिए, हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। अब 8वें वेतन आयोग का कितना फ़ायदा यूपीएस वालों को मिलना है या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हो सकता आगे जाके पता चले, इसमें क्या शर्तें क्या बाकी की चीज़ें हैं। तो लेकिन 8वें वेतन आयोग का जो एग्जिस्टिंग जो आपके पेंशनर्स हैं उनको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और वो सब मिला के जो तादाद बैठती है 1,12,00,000 के आसपास की तादाद ऐसे कर्मचारी और पेंशनर्स की बैठती है। तो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हाँ बदलाव जब ये सामने होगा आने वाले टाइम में, जब आपको देखने को मिलेगा कि 8th पे कमीशन आ गया है और उसका पेंशनर्स पर या जो यूपीएस है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो भविष्य में देखना पड़ेगा और उसका इंतज़ार तो करना होगा। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।